मंशियात सिर्फ एक मजहब, एक फिरके या एक इलाके या पाकिस्तान तक ही महदूद नहीं है, बल्कि ये एक आलमगीर मसला बन गया है। और पसमानदा इलाकों में तो खास तौर पर ये एक पेचीदा राह इख्तियार करता जा रहा है। बिलखुसूस पाकिस्तान जैसे मुल्क में इसने एक खौफनाक सूरत इख्तियार कर ली है। हमारे पाकिस्तान में जहाँ तक मैंने देखा, वहाँ पर 12 साल के बच्चे से लेकर और एक 70 साल के बूढ़े तक के लोग मंशियात में मुब्तला हैं। लेकिन इसके साथ साथ हमारे मुल्क की खवातीन भी इस चुंगल में फंस चुकी हैं। गरीब तबके की खवातीन भी हैं उसमें और अमीर तबके की भी हैं, अनएजुकेटेड भी हैं और एजुकेटेड भी हैं। तो उसमें हमें ये देखना है, जैसे गरीब तबके की खवातीन की मिसाल मैं इस तरह दूंगी, जैसे लियारी है, चनेसर गोट है, महमूदाबाद है, लांडी है, कोरंगी है, औरंगी टाउन है। यहाँ रहने वाली खवातीन भी मंशियात में मतलब हीरोइन और उसके दीगर नशे में मुब्तला है। लेकिन इसके साथ साथ डिफेंस का इलाका है, मोहम्मद अली सोसाइटी है, क्लिफ्टन है, पैरिस रोड है, वहाँ की खवातीन भी इस चुंगल में बुरी तरह इस अफियत में फंस चुकी हैं। मैंने एक सर्वे किया और मैंने ये देखा कि कॉलेज लेवल पे कॉलेज की लड़कियां बिलखुसूस जैसे कौन का मसला बन चुका है। हमारे मुल्क में ज्यादातर मैं ये देखती हूँ कि यहाँ पर नाखानदा खवातीन के साथ साथ जो हीरोइन और दीगर नशे में मुब्तला हैं, पढ़ी लिखी खवातीन भी इसमें इस चुंगल में बुरी तरह फंस चुकी हैं। कॉलेज की तालिबात, मुख्तलिफ कॉलेज की तालिबात या यूनिवर्सिटी की तालिबात सिगरेट नोशी का इस्तेमाल चोरी छुपे करती हैं। चोरी छुपे करती हैं क्योंकि सिगरेट जो होती है वो नशे की पहली सीढ़ी होती है। जब आदमी, क्योंकि सिगरेट भी एक नशा है, और हमने एक सर्वे किया पिछले दिनों, उसमें हमने ये देखा कि 30% खवातीन जो हैं वो मंशियात या दीगर नशे में मुब्तला हैं, जिसमें से 20% जो हैं वो सिगरेट नोशी और दीगर नशे करती हैं। लेकिन 10% खवातीन ऐसी हैं जो हीरोइन का नशा करती हैं। सोशल वर्कर के ये बात मेरे सामने बहुत खुलकर वाज़ेह हो गई कि जहाँ माँ और बाप दोनों मंशियात का इस्तेमाल करते हैं, वहाँ पे उनके बच्चों में भी वो जरासीम परवरिश पाते हैं, और नौमौलूद बच्चे जो होते हैं ज़ाहिर उनके अंदर वो असरात आते हैं और उसकी वजह से वो लागर और कमजोर पैदा होते हैं। और हमारे मुल्क में जहाँ बच्चियाँ हैं, लड़कियाँ हैं, खवातीन हैं, उनके साथ साथ नौजवानों में भी मंशियात का इस्तेमाल तेजी से बढ़ रहा है और इसका कोई इलाज नहीं है। अगर हम ये समझते हैं कि इसका कोई इलाज है, या लोग ये समझते हैं कि हॉस्पिटल्स में जाके हम इसका इलाज करा लेंगे, लेकिन हम ये समझते हैं कि इसका कोई इलाज नहीं है। इसका इलाज सिर्फ और सिर्फ मौत है। मंशियात का इस्तेमाल की अफरियत जो है वो यकीनन नौजवानों को, खवातीन को, बच्चों को, बड़ों को, बूढ़ों को, सबको मौत की तरफ ले जाती है। लिहाजा हमें अपने बच्चों में उस शऊर को आगाही देनी होगी, क्योंकि उसका सब कुछ छीन लेती है। अगर हेरोइन न मिले तो वो शदीद जिस्मानी दर्द और कर्ब महसूस करता है। हेरोइन मिल जाए तो सुकून हो जाता है, मगर ये सुकून देर का नहीं होता। इंसान हेरोइन की खातिर सब कुछ गंवा देता है, मुलाजमत, दोस्ती, रिश्तेदारी, यहाँ तक कि इंसानी और अखलाकी कदरें भी। उसका वजूद एक बोझ बन जाता है, अपने लिए भी और खानदान के लिए भी। हर साल मनशियात के आदि अफराद के आदाद शुमार शाया किए जाते हैं, लेकिन उन खानदानों की औरतों और बच्चों की तादाद कोई नहीं जानता जिन्हें इस लानत के सबब मुफलिसी और गुर्बत के दिन देखने पड़ते हैं। हसन, आप क्या काम करते थे? पाकिस्तान स्टील मिल में क्या करते थे? और लेक्चर आते थे। कितना तनख्वाह था? 2000 रुपये। तुमको कितना देता था? सब पैसे देता था, और मैंने 10 रुपये रोज देता था। तो आटा माटा लिए थे और महीने को फिर 10 रुपये रोज उसको देता था। लाता काफी था, कमेटी डालता था। अच्छा, कुछ बचाया? जेवर लिया कुछ? हाँ ना, कमेटी निकला फिर जेवर दिए। अच्छा, हेरोइन से पहले भी कुछ पीता था? हाँ, शराब पीता था। लेकिन पैसे फिर भी लाके देता था? और फिर और क्या पीता था? और कुछ नहीं पीता था, खाली शराब पीता था। तो हीरोइन का कब पता चला? हीरोइन का जब पता चला ना, हमने अपने बहन से पूछा, दोस्त के घर में ना सिर्फ बदबू करता था। हमने बहन को पूछा, बोलते आपा ये सब वो बदबू करते, बोलते हीरोइन पीते, इसे भी सब बदबू करते, ये भी बदबू करते, हीरोइन पीते। तो नौकरी कैसे छूटा? नौकरी यही इसी की वजह से मैं
अब चलती कर रहा था और चलती की वजह से सत्संग कर रहे ज्यादा नहीं थे जी सत्संग रहते थे। जी। अच्छा, अब घर का गुजारा कैसे चलता है? बस गुजारा करते हैं, किसी काश वगैरह कर रहे हैं गुजारा। 8 बच्चों और शौहर की खातिर गुलबानू छोटी मोटी चीजें बेचती है। वो जेवर जो था जेवर मेवर सब टूट लिए। क्यों टूटा? ईद हुआ, बच्चे को कपड़ा नहीं हुआ, बच्चे तंग करता था, पीस लेता था, हमने टूट लिया। हमारा अपना माल था, हम टूट लिया। और हीरोइन जो है उसको, इसके पास पैसे नहीं तो आप देते हैं? नहीं, यहाँ पहले तो सोना था, पहले मांगता था, बोलते जा को ये सोना तोड़ो, ये सोना तोड़ो। अभी तो नहीं, अभी नहीं मांगते। हेरोइन ज़दा अफराद अपनी जरूरत के तहत हेरोइन बेचने पर मजबूर हो जाते हैं। ये खतरनाक रुझान भी इस इल्लत के फैलने का एक बड़ा सबब है। कोई बेचता है हीरोइन, उसी से लेता हूँ, तो यार दोस्तों से गुजारा कर लेता हूँ। तुम क्यों नहीं बेचते? मेरे पास इतना अखराजात नहीं है, पैसे नहीं है। कितने पैसे चाहिए बेचने? तकरीबन 600 रुपये चाहिए। हम दे तो भेजेगा क्या पार्टनरशिप में? जरूर। गुलबानू की बहन जुलेखा की कहानी मुख्तलिफ नहीं। उसका शौहर यूसुफ बस कंडक्टर था। दिन में 60-70 रुपए कमा लेता था। आधे घर में देता और आधे खुद खर्च करता था। किसी तरह गुजर बसर हो ही जाती थी। फिर हेरोइन के बायस नौकरी से हाथ धो बैठा। अब बच्चों, शौहर और सास का बार जुलेखा के कंधों पर है। जब जुलेखा की शादी हुई वो 13 साल की थी। 14 साल की उम्र में पहला बच्चा हुआ। आज 8 बच्चों की मां है। घर का कामकाज तो हमेशा ही से उसके फराइज में शामिल था, मगर अब पैसे कमाने की जिम्मेदारी भी उसके सर आन पड़ी है। कितने पैसे कमा लेती हो? कभी 20, कभी 30, कभी कम, कभी जास्ती। तो तुम्हारे शौहर अभी तुमसे पैसे मांगता है? जी नहीं, वो अपना गुजर खुद करता है? कुछ करते। तुम्हारे क्या ख्याल से वो क्या काम कर रहा है? पता नहीं, कोई बोलते माँ के पीते है, कोई बोलते दोस्तों से पीते है, पता नहीं किस तरह से लेते पी लेते। तुम्हारा सबसे बड़ा बच्चा लड़का है लड़की है? लड़का क्या उम्र होगा उसका? 15 साल होगा। स्कूल जाता है? नहीं, स्कूल में नहीं है, गैरेज के काम से गया। उसको पैसा मिलता है उसको? 2 रुपये मिलता। 2 रुपया? उसको भी तुमको पैसा देना पड़ता है? नहीं, पैसा नहीं देते, रोटी दे देती। और तुम्हारे शहर को भी रोटी देती हो? रोटी बंद कर दो जब काम नहीं करना। रोटी बंद भी किया, यही हाल था। फिर तरह खा के दे देते हैं, बच्चे खा लेते तो उसको भी दे देते। एक बखिया उजड़ा, एक सिया, यूं उम्र बसर कब होती है। पहले मैं पन्नी में पीता था, अब मैं गुज़श्ता 8 महीने से इंजेक्शन लगा रहा हूँ। किधर से इंजेक्शन लगाना, किधर से सीखा? ये भी ईरान से ही सीखा था। ईरान से हो? जी। क्या करते थे? ड्राइवरी करता था वहाँ। जी। बच्चे हैं? बच्चे भी हैं। तो अब तुम जब कुछ भी नहीं करते हो तो बच्चे के कौन पालता है? मेरी बीवी कुरान शरीफ पढ़ाती है बच्चों को, उसमें गुजर बसर हो जाता है। पसमानदा और गरीब इलाकों में हेरोइन के मुज़र असरात खतरनाक हद तक फैल रहे हैं। नूरजहां हेरोइन की आदी है। ये अजियत उसे अपने शौहर गफ्फार की वजह से मिली। गफ्फार की अपनी गधा गाड़ी थी। वो दिन में 200-250 रुपए कमा लेता था। चरस पीता था। किसी ने चरस का पाउडर कहकर हेरोइन का आदी कर दिया। गधा गाड़ी बिक गई। भाइयों ने बीवी बच्चों समेत घर से बाहर निकाल दिया। गफ्फार की गुजर बसर हेरोइन की फरोख्त पर होने लगी। कुछ अरसे बाद पता चला कि उसकी बीवी नूरजहां भी हेरोइन ज़दा हो गई है। नूरजहां ने बताया कि उसका शीरखार बच्चा भी इस नशे का आदी हो गया है। कितने मासूम बच्चे इस खौफनाक इल्लत का शिकार हैं, इसके आदाद व शुमार कोई नहीं जानता। हेरोइन की वबा गरीब बस्तियों ही में नहीं, बल्कि मुतवस्सित और ऊंचे तबके में भी फैल रही है।
خاندان مرد اور عورتیں منشیات کے عادی ہیں. ہیروئن کے سبب کئی جانیں تلف ہو گئیں جنہیں خاندانی ناموس کی خاطر حادثاتی یا اتفاقی موت قرار دیا گیا. خوشحال دولت مند حضرات ہیروئن کی بدولت مفلس اور کنگال ہو گئے. کہ کتنے بچے ہیں؟ میرے 4 بچے ہیں. اور شادی کو کتنا عرصہ ہوا؟ 10 سال ہو گئے. اس وقت شوہر کیا کرتے تھے؟ آئل ٹینکرز تھے میرے شوہر کے. اور اچھا کماتے تھے؟ بہت اچھا کماتے تھے, بہت اچھے طریقے سے رہتے تھے. آپ کو کیسے پتا چلا؟ مجھے تو کافی عرصے کے بعد پتا لگا کہ یہ ہیروئن پیتے ہیں. مطلب میرے ساتھ صحیح نہیں رہتے تھے, مار پیٹ شروع کر دیا تھا, مطلب بہت خراب ہو گئے تھے. پھر میرے دیور نے مجھے بتایا کہ نا یہ تمہارا شوہر جو ہے ہیروئن پیتا ہے. میرے سامنے تو پیا نہیں, پھر بعد میں میرے سامنے بھی پینے لگا. پھر کیا ہوا؟ ٹینکر سب بک گئے. اب انہی ٹینکر پہ ڈرائیوری کرنے لگے, اپنے ہی ٹینکوں پہ. پھر مطلب خراب ہو گئے, اب لاپتہ ہیں. لاپتہ ہیں؟ ہاں. کب سے؟ 1 سال ہو گیا. آپ پیچھے گئی ان کے؟ 1-2 دفعہ ڈھونڈنے کی کوشش بھی کی, علاج بھی کرایا, پھر کوئی فائدہ ہی نہیں. پھر سسرال والوں نے؟ سسرال والوں نے مطلب جب بیٹا خراب ہو گیا تو ان لوگوں نے ہمیں نکال دیا بچوں کے ساتھ. پھر ہم اپنے امی کے گھر آ گئے. اب آپ کی کون دیکھ بھال کرتا؟ امی وغیرہ کے پاس رہتی ہوں, وہی لوگ ہیلپ کرتے ہیں. ہر عورت فرزانہ کی طرح خوش قسمت نہیں, انہیں زندہ رہنے کے لیے بہت کچھ کرنا پڑتا ہے. خیال آپ کے شوہر کو کیا ہو گیا, کہاں ہوں گے؟ پتہ ہی نہیں کہاں ہوں گے. پولیس میں رپورٹ کی؟ نہیں. کیوں؟ ڈھونڈا بہت, ملے ہی نہیں. جہاں جاؤ پتہ لگتا ہے ہی نہیں, ہے ہی نہیں. جب ہیروئن کی طلب بڑھ جاتی ہے تو اکثر عادی افراد گھر سے بھاگ جاتے ہیں. ان کی زندگی کا یہ دور اندوہناک ہوتا ہے. دنیا و مافیہ سے بے نیاز اور بے خبر یہ لوگ ہراساں اور خوف کھائے ہوئے جانوروں کی طرح گروہ میں رہتے ہیں. بظاہر قریب, ایک دوسرے کے رفیق, حقیقت میں تنہا اور بے سہارا. عام انسانوں سے بچنے کی خاطر غلاظت کے ڈھیر تاریخ اور تنگ گلیوں میں ڈیرا لگاتی ہیں. ان کے خاندانوں پر کیا گزرتی ہے یہ وہ نہیں جانتے, اور نہ ہی معاشرہ جانتا ہے. میں آپ سے سوال کے ایک گھر میں ایک کمانے والا آدمی ہے, اس کے 2 ماں باپ ہیں, 3 بہنیں ہیں, ایک اس کی بیوی ہے اور 2 یا 1 بچے ہیں. وہ ایڈکشن کے اندر پڑ جاتا ہے. ہی از آف نو یوز. نیچرلی وہ تو ایک جگہ پر بیٹھ گیا. آپ مجھے یہ بتائیے کہ وہ فیملی اب کرے تو کیا کرے, کون لوگ ان کی ہیلپ کر رہے ہیں. نوکری ملنا پاکستان میں آپ کو پتا ہے جیوشی لانے کے برابر ہے. نوکری ملنے کا تو اچھوں کو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا ہے. پھر جس گھر میں صرف عورتیں ہی ہوں ان کو کیا نوکری مل سکتی ہے اور کہاں نوکری مل سکتی ہے. کوئی, میں سمجھتی ہوں پاکستان کے اندر بہت ایسے ادارے ہیں جنہیں گورنمنٹ بھی سپورٹ کر رہی ہے, جنہیں غیر ممالک سے بھی ایک اسی چکر کے لیے مل رہی ہے, مگر انہوں نے کسی نے بھی اس طرف نہ تو کوئی توجہ دی ہے. کراچی میں ہر روز اوسطاً 4 لاوارث انسانوں کی لاشیں ستارے کی ٹرسٹ لائی جاتی ہیں. ان 3 ہیروئن کے عادی ہوتے ہیں. ملک بھر میں کتنی زندگیاں روزانہ اس موذی نشے کی بھینٹ چڑھتی ہیں اس کے اعداد و شمار کوئی نہیں جانتا. ستر سالہ جنت خاتون کا 45 سالہ بیٹا ہیروئن کی علت کا شکار ہوا. جائیداد, کاروبار اور بینک بیلنس سب ختم کر کے 4 یتیم بچوں اور ایک بیوہ کو اپنی بوڑھی ماں کے سر میں چھوڑ گیا.